रात का जाने कौन सा पहर जब उसने घबरा कर आंख खोली थी। वो यकदम उठ बैठी और अपने माथे पर आया पसीना साफ किया। गर्दन घुमा कर देखा तो रोज़ की तरह आज भी बेड खाली था। उस दिन निकाह के बाद से वो मुस्तफ़ा के रूम में शिफ्ट तो हो गई थी, मगर मुस्तफ़ा ने जैसे उस रूम में आना ही बंद कर दिया था। सुबह आँख खुलती तो वो जल्दी घर से निकल जाता। रात को उसका इंतज़ार करते करते हुरैन की आँख लग जाती। उसकी वापसी कब होती, वो कमरे में कब आता था या आता ही नहीं था, हुरैन को कुछ खबर ना थी। उसने साइड टेबल पर मौजूद घड़ी की तरफ देखा। घड़ी की सुइयाँ उस वक्त रात का 1 बजा रही थी। उस वक्त घड़ी की टिक टिक और हुरैन की अपनी सांसों के अलावा हर तरफ खामोशी थी। वो उस खामोशी से घबरा कर बेड से उठी और कमरे से निकलती चली गई। उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ रहे थे। उसका इरादा लॉन में जाकर खुली फिजा को महसूस करने का था। जब लाउंज में खड़े मुस्तफ़ा को देख उसके कदम रुके। वो लाउंज में मौजूद ग्लास वॉल के पास खड़ा था, जहाँ से लॉन का हिस्सा नजर आता था। बाहर से आती चांद की रोशनी में वो उसका अक्स बखूबी देख सकती थी। शर्ट के बाजू फोल्ड किए हुए थे। वो अपनी जगह पर एकदम साकिन, चेहरा आसमान की तरफ किए खड़ा था। उस शख्स में एक अजीब सी कशिश थी जो हुरैन को हमेशा अपने सहर में जकड़ लेती थी, और फिर मौत ही उसकी आज़ादी थी। वो बिल्कुल आहिस्ता से कदम उठाती उसके पीछे आ खड़ी हुई। मेरी ज़िंदगी रात की इस तारीकी की तरह बिल्कुल खामोश और काली है। वो उसकी मौजूदगी को महसूस करने की ताकत रखता था, इसलिए बगैर पलटे बोला, और उसके यकदम बोलने से हुरैन, जो उसे देखने में खो सी गई थी, यकदम होश में आई। जिस तरह वो उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकती थी, वो भी कर सकता था। मैं आपकी इस तारीक ज़िंदगी में रोशनाई बनना चाहती हूँ, मुझे एक मौका तो दें। वो उसके चौड़े बाजू पर अपना नाजुक हाथ रखते हुए बोली। मुस्तफ़ा ने अपना सर हल्का सा टेढ़ा करके उसे देखा, मगर वो अपनी जगह से हिला नहीं, बस खामोशी से उसके नर्म मुलायम हाथ का लम्स महसूस करने लगा, जो उसकी रूह तक को सिरायत कर रहा था, हश्र बर्पा कर रहा था उसमें। इस तारीकी में तुम खुद भी डूब जाओगी हुरैन, और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता। इस बार वो मुकम्मल उसकी जानिब पलटा और एक भरपूर नज़र उसके ऊपर डाली। चांद की रोशनी उसके चेहरे को मज़ीद दिलकश बना रही थी। उसकी सी ग्रीन आंखों में वो खुद को डूबता महसूस कर रहा था। मुझे मंजूर है मुस्तफ़ा, मैं आपके साथ इस तारीकी में डूबने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी मोहब्बत को मुझसे दूर ना करें। वो बेखुदी से कहती उसके सीने पर अपने हाथ रख चुकी थी। उसकी नाजुक हथेली के नीचे मुस्तफ़ा का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मुझसे दूर रहने में ही तुम्हारी बेहतरी है हुरैन, वरना एक दिन तुम मेरे वजूद से भी नफ़रत करोगी। जाने क्यों उस वक्त उसका लहजा अजीब सा था, जो हुरैन समझ नहीं पाई। हुरैन कभी अपने मुस्तफ़ा से नफ़रत नहीं कर सकती। आपकी हुरैन इतनी कमज़ोर नहीं है मुस्तफ़ा। वो अपने सामने खड़े उस लंबे चौड़े शख्स के दोनों बाजू थामती बहुत मजबूत लहजे में बोली। उस वक्त वो जैसे उसे अपनी बातों से कायल करना चाह रही थी। उसकी बात में न जाने ऐसा क्या जादू था कि मुस्तफ़ा मज़ीद उसके करीब हुआ और हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे अटका दिया। उसके नरम गर्म लम्स में वो जैसे खो सी गई। वक्त और हालात सबको कमज़ोर बना देते हैं। वो उसकी पेशानी पर मौजूद निशान को अपने हाथ से छूने लगा। उसके निशान को नरमी से छूते उसके हाथ अब गाल की तरफ बढ़े। अगर मैं कमज़ोर पड़ जाऊं तो आप मुझे संभाल लेना। वो उसकी आंखों में झांक रही थी, जिसमें उस वक्त उसे अपना अक्स नज़र आ रहा था। उसकी बातों में एक नशा सा था, जिसमें मुस्तफ़ा खुद को मदहोश महसूस कर रहा था। इसी मदहोशी के आलम में उसके गाल का सफ़र तय करते उसके हाथ हुरैन के लबों पर आ रुके। हल्की हल्की हवा, फूलों की खुशबू उस लम्हे को मज़ीद सहार अंगेज़ बना रही थी। मैं भी बिखरा हुआ हूँ हुरैन, मुझे भी संभालो। बेखुदी में कहता वो उसकी तरफ झुकने लगा कि उसकी सांसों की महक महसूस करके हुरैन की धड़कनें बेतरतीब हुई। मुस्तफ़ा, मैं उसका जुमला मुंह में ही रह गया। जब वो बाकी का फासला तय करता उसके नर्म लबों पर झुका और उसकी सांसों को कैद कर गया। हुरैन ने सख्ती से उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में जकड़ा और अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हुई उसे। उस वक्त उसे लग रहा था जैसे वक्त रुक सा गया। वो तो बस खुद को उसमें डूबता उभरता महसूस कर रही थी। वो बेखुदी में उसके चेहरे पर झुका मोहब्बत के फूल खिला रहा था। खुद को संभालने के लिए हुरैन ने जैसे ही अपने नाजुक बाजू उसकी गर्दन के गिर्द हाइल किए, मुस्तफ़ा यकदम होश में आया। वो एक पल में उससे अलग हुआ और बहुत ही बेदर्दी से उसे खुद से जुदा किया। नहीं, ये सब गलत है, दूर रहो मुझसे। उफ खुदाया, ये मैं क्या कर बैठा। वो सख्ती से अपने बाल नोचता हुआ खुद ही बुड़बुड़ाया। वो अपनी बदलती कैफियत से घबरा सा गया था, जिसमें इतनी शिद्दत थी। मुस्तफ़ा, मैं आपकी बीवी हूँ। अपनी तज़लील पर उसके आंसू निकल आए, जिन्हें उसने साफ़ करने की कोशिश नहीं की। खामोश हो जाओ हुरैन, बिल्कुल खामोश, और खुदा के लिए दूर रहो मुझसे।
वो उसकी सुर्ख होती आंखों से नज़रें चुराता हुआ बोला तो हुरैन अपनी सिसकी को दबाती भागने के अंदाज में वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद मुस्तफ़ा ने पूरी ताकत लगाकर उस ग्लास वॉल पर मुक्का मारा। मेरे करीब मत आओ हुरैन, जब तुम्हें सच मालूम होगा तो तुम मुझसे नफ़रत करोगी, और तुम्हारी इतनी मोहब्बत के बाद मैं नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। वो फिर से आसमान की तरफ देखने लगा, जहाँ चाँद अब बादलों की ओट में छुप गया था। चाँद को देखकर उसे कुछ देर पहले वाला वाक़या याद आया तो बेसाख्ता उसने अपने लबों को छुआ। वो तो चली गई थी, मगर अपनी खुशबू उसके अंदर छोड़ गई थी। उसने सख्ती से अपनी आंखें बंद की। रात की खामोशी में उसकी आंख से आंसू खामोशी से टूटकर नीचे घास में जज्ब हुआ था। बेटा, मैं आपसे आखिरी बार बोल रही हूँ, अभी कार रोको वरना अच्छा नहीं होगा। उन्होंने फास्ट ड्राइविंग करते अपने 15 साला बेटे की तरफ नाराज़गी से देखते हुए कहा, पर सामने वाले पर उनकी नाराज़गी और धमकी का कोई असर ही नहीं हुआ था। मॉम, आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे मैं एक छोटा बच्चा हूँ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और देखे ना मैं कितनी अच्छी ड्राइविंग कर रहा हूँ। वो लापरवाही से कहता कार की स्पीड मज़ीद तेज़ कर चुका था, जिस पर मिसेस ज़मान शाह अपना दिल थाम कर रह गए। आप अभी इतने बड़े नहीं हुए कि अच्छे से कार चला सकें। चलो जल्दी कार साइड पर रोको और मुझे ड्राइविंग करने दो। मैं देख चुकी हूँ कि आप कार चलाना सीख गए हो। अब की बार वो थोड़ा सख्ती से बोली। पिछले कुछ दिनों से वो अपनी माँ के पीछे पड़ा हुआ था कि वो उसकी ड्राइविंग देखें, पर मिसेस शाह हर बार उसकी बात टाल देती थी। पर आज वो ज़िद के आगे उसकी हार गई और अब वो उसकी बात मानकर पछता रही थी। नहीं मॉम, अभी नहीं, अभी आपको और देखना है, वो ज़िद्दी लहजे में बोला था। कार की स्पीड हनूज तेज़ थी। जाने क्यों मिसेस शाह को यकदम से घबराहट सी महसूस होने लगी। बेटा, हम काफ़ी दूर आ गए, चलो घर चलते हैं। घर पर तुम्हारी बहन दाऊद अंकल के साथ अकेली है, वो हमारे लिए परेशान हो रही होगी। उन्होंने विंडो से बाहर झांकते हुए कहा। वो लोग काफ़ी दूर आ गए थे। रात की तारीकी में सुनसान सड़क के दोनों तरफ मौजूद जंगल देखकर उन्हें डर सा महसूस हुआ। ऊपर आसमान पर चमकती बिजली उस माहौल को मज़ीद खौफनाक बना रही थी। उसके पास दाऊद अंकल हैं ना, तो आप फिक्र ना करें, बस कुछ देर और। अब की बार उसने स्पीड मज़ीद तेज़ की और उस वक्त वो बिल्कुल अपने आप में नहीं लग रहा था। वो बस अपनी माँ को बताना चाहता था कि अब वो बच्चा नहीं रहा, क्योंकि उसकी माँ हमेशा उसे एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करती थी, जो उसे सख्त नापसंद था। घर वापस जाने दो, मैं दाऊद से पूछूंगी कि उन्होंने तुम्हें मेरी इजाज़त के बगैर कार चलाना सिखा कैसे दिया। और खुदा के लिए बेटा, स्पीड कम करो। उस वक्त उनके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। उन्हें अपने बेटे के जुनूनी अंदाज से डर लग रहा था। अगर उसे किसी चीज़ की ज़िद हो गई तो वो उसे पूरा ज़रूर करता था। फिर किसी में हिम्मत नहीं थी उसे रोकने की। स्पीड तो आज कम नहीं होगी मॉम। वो चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए कार चला रहा था। हर बदलते लम्हे के साथ कार की स्पीड भी बढ़ रही थी। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे कुछ करना होगा। वो उसके ज़िद्दी लहजे को देखते हुए खुद ही कुछ करना चाह रही थी, और यही उनसे गलती हुई। मॉम पीछे हटें। अपनी माँ को कुछ भी करने से रोकने के लिए उसका ध्यान ड्राइविंग से हटा और तेज़ स्पीड से चलती कार का बैलेंस पल में ख़राब हुआ। बेटा, सामने देखो। जैसे ही उनकी नज़र अपनी कार के सामने आते वजूद पर पड़ी, वो यकदम चिल्लाई, पर बहुत देर हो चुकी थी। उनकी कार उस वजूद से टकरा चुकी थी। उस बच्चे से कार संभालना मुश्किल हो गया। उनकी कार तेज़ स्पीड से रोड की दूसरी जानिब मौजूद बड़े से पेड़ से टकराने से पहले मिसेस शाह की चीख उस कार में गूंजी। जाने कितना वक्त यूं ही गुजर गया। उस सुनसान सड़क पर बिल्कुल खामोशी थी, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना। सर में उठती दर्द की टीसों से बमुश्किल उसकी आंख खुली थी। अपने सर से निकलते खून को देख सारा वाक़या समझने में उसे कुछ देर लगी थी। मॉम आप ठीक है? आंखें खोलें। वो हिम्मत करके अपनी मॉम की तरफ पलटा, जिनका सर पूरी तरह से खून से लथपथ था। उसको खुद भी काफ़ी चोट लगी थी, पर उसे फिक्र कहाँ थी। मुस्तफ़ा, मैं ठीक हूँ, तो तुम ठीक हो? हालांकि उन्हें काफ़ी चोट लगी थी, पर उन्हें अपने बेटे की फ़िक्र थी। मॉम आप फिक्र ना करें, मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको। मैं दाऊद को फ़ोन करता हूँ अभी। वो अपना फ़ोन तलाश करने लगा, जब अपनी माँ की बात पर उसके हाथ अपनी जगह रुके। बेटा, उसे देखो जाकर, वो भी ज़िंदा है या नहीं। मैं ठीक हूँ, मेरी फ़िक्र मत करो, वो बमुश्किल बोल पाई थी। उनकी बात पर वो बच्चा अपने दर्द को नज़रअंदाज करता टूटी कार से बाहर निकला। सड़क पर बेसुध पड़े वजूद को देख उसकी टांगें कांपना शुरू हो गई थी। उसे लग रहा था वो चल नहीं पाएगा। जितना वो करीब जा रहा था उसके दिल की धड़कन उतनी तेज़ होती जा रही थी। मज़ीद करीब आकर उसे मालूम हुआ कि वो ज़मीन पर पड़ा वजूद अकेला नहीं, उससे कुछ फासले पर एक और नन्हा सा वजूद मौजूद था। उसे लग रहा था उसका दिल निकल कर बाहर आ जाएगा। वो आहिस्ता
से ज़मीन पर गिरे उस वजूद के करीब बैठा जो दर्द में तड़प रहा था, शायद अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। आंखें खोले, वो उस औरत के खून से लथपथ चेहरे को देख घबरा गया था। वो औरत बहुत बुरी तरह जख्मी थी। उसकी आवाज़ पर उस औरत ने उस बच्चे की तरफ देखा। मेरी बेटी, उसको बचा लो, मेरी हुरैन की हिफाजत करो, उसकी जान को ख़तरा है। वो औरत बमुश्किल अपनी बात कह पाई थी। उस वक्त उसके मुंह से भी खून निकल रहा था। तकलीफ़ की शिद्दत से वो दर्द से कराहे जा रही थी। उस औरत की बात पर उस बच्चे ने कुछ फासले पर ज़ख्मी पड़े उस नन्हे वजूद को देखा। मुझे नहीं लगता मैं मज़ीद ज़िंदा रह सकती हूँ। तुम मेरी बेटी की हिफाजत करना, उसे उसके अपनों से ख़तरा है। और यही वो आखिरी अल्फाज कहने के बाद वो औरत अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर चुकी थी और उस सब का ज़िम्मेदार वो था। उसने कुर्ब से अपनी आंखें बंद की थी। वो अपनी जगह से उठा और उस बच्ची के करीब जाकर बेहोश बच्ची को अपनी गोद में उठाया। उसके भी काफ़ी चोट लगी हुई थी, पेशानी से खून निकल रहा था। उसने बेसाख्ता उसके ज़ख्म पर अपना हाथ रखा और यही वो लम्हा था जब उसे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिला, और यही वो लम्हा था जब उसकी वजह से 2 लोगों की जान गई थी। उसी लम्हे उसे ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर उसकी बदल गई थी। वो गहरी नींद में था जब घबरा कर उसकी आँख खुली। उस वक्त उसका पूरा वजूद पसीने में शराबूर था। उसने कमरे में फैली नाइट बल्ब की रोशनी में घड़ी की तरफ देखा जो उस वक्त 3 बजा रही थी। गुजरे सालों में वो ये रात आज तक नहीं भूला था। वो अपने मुंह पर हाथ फेरता उठ बैठा और गर्दन घुमाकर बेड की जानिब देखा जहां हुरैन उसकी हालत से बेखबर सो रही थी, सुकून से पुरसकून नींद सो रही थी। भारी कदम उठाता वो बेड की तरफ बढ़ा और हुरैन के करीब बैठकर वो उसके चेहरे को तकने लगा। अगर तुम्हें हकीकत मालूम हो गई तो तुम मुझसे नफ़रत करोगी हुरैन, और तुम्हारी आंखों में मैं अपने लिए नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वो उसकी पेशानी पर मौजूद उस चोट के निशान पर अपने दहकते हुए लब रखते बोला और मज़ीद उसके करीब बैठकर उसे सुकून से सोते हुए देखने लगा था, क्योंकि वो जानता था इस ख्वाब के बाद अब उसे सुकून से नींद आने वाली हरगिज़ नहीं थी। क्या तुम अपने कीमती वक्त से थोड़ा सा वक्त मुझे दे सकते हो? मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो बेड पर बैठी उसके फारिग होने का इंतज़ार कर रही थी, जो सोफ़े पर लैपटॉप लिए बैठा अपने ऑफिस के काम में मसरूफ़ था, मगर उसका काम था जो ख़त्म होने का नाम ना ले रहा था। कुछ देर तो वो बैठी उसके फ्री होने का इंतज़ार करती रही, पर जब उसका इंतज़ार तवील हो गया तो वो चिढ़कर अपनी जगह से उठकर उसके करीब आ खड़ी हुई। अगर हादी के बारे में कोई बात करनी है तो मेरे पास वक्त ही वक्त है, कहो क्या कहना चाहती हो? वो अपने लैपटॉप से नज़रें हटाकर उसकी जानिब देखते बोला। डार्क ग्रीन कलर के कॉटन के सादा से सूट में वो उसको बहुत ही प्यारी लगी थी। उसने फ़ौरन अपने दिल को डपटा और चेहरे के तासुरात बदले। नहीं, मुझे अपने बारे में बात करनी है, मतलब हमारे बारे में। उसकी तवज्जो अपने ऊपर हटने से पहले वो फ़ौरन बोली थी, जहाँ तक मुझे मालूम है हमारे दरमियान कोई ऐसा रिश्ता नहीं जिसके बारे में बात की जाए, और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, इसलिए बेहतर है कि फालतू बातों में मेरा वक्त बर्बाद मत करो। वो सर्द मोहरी से कहता फिर से अपने लैपटॉप पर झुक चुका था। नहीं, आज तुम्हें मेरी बात सुननी होगी असफन यार, बस एक बार मेरी बात सुन लो, फिर उसके बाद मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। वो उसका लैपटॉप एक ही जस्ट में टेबल से उठा चुकी थी। वो जब भी उससे बात करने की कोशिश करती वो हमेशा ही उसको बेदर्दी से मना कर देता, पर अब हफ्सा उसकी नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो उसे सच बताना चाहती थी, फिर चाहे वो उस पर यकीन करता या नहीं। वो मज़ीद ये बोझ अपने दिल पर अब नहीं रखना चाहती थी और ना रख सकती थी। ये क्या हरकत है अफसा, लैपटॉप वापस करो मेरा फ़ौरन। वो तेवरी पर बल लिए अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ बढ़कर आया था। पहले तुम्हें मेरी बात सुननी होगी असफन, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, बस एक बार सुन लो मेरी बात। वो इल्तिजाई अंदाज में बोली, लहजे में आंसुओं की नमी घुल गई थी। तुम मेरी बीवी सिर्फ तब तक हो जब तक रुबाब यहाँ से नहीं चली जाती और मेरे बेटे की कस्टडी मुझे नहीं मिल जाती। उसके बाद मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग है। बेशक तुम मुझसे तलाक ले सकती हो। वो बगैर सोचे समझे बेदर्दी से कहता अपना लैपटॉप झपटने के अंदाज में लेने के लिए आगे बढ़ा, मगर हफ्सा उसका इरादा भांप कर उससे 2 कदम पीछे हुई। नहीं असफन, पहले मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हम अलग हो चुके हैं, मगर अब बगैर सच जाने मैं तुम्हें दोबारा ये गलती नहीं करने दूंगी। 6 साल पहले मैंने जो किया उसमें मेरी कोई गलती ना थी, मैं मजबूर थी। वो तेज़ी से अपनी बात बोलती उसको करीब आते देख पीछे की जानिब कदम बढ़ा रही थी। तुम 6 साल पहले क्या थी क्या नहीं, मुझे अब इस बात से कोई गर्ज नहीं अफसा। तुम चुपचाप मेरा लैपटॉप वापस करो वरना दूसरी सूरत में अच्छा नहीं होगा। वो उसको शोलाबार नज़रों से घूरता हुआ सख्त अंदाज में बोला। उसकी उभरी नसें वाज़े तौर पर नज़र आ रही थीं जो उसके गुस्से में होने का पता दे रही थी। असफन, तुम नहीं जानते
उस वक्त मेरे साथ क्या हुआ था, मैं किन हालात से गुजर रही थी, और इस सब की ज़िम्मेदार सिर्फ रुबाब। अभी उसका जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था कि वो फुर्ती से उसके करीब होकर झपटने के अंदाज में अपना लैपटॉप उससे छीनना चाहा उसने, मगर हफ्सा जो उसके इस अमल के लिए तैयार न थी, उससे बचने के लिए जैसे ही पीछे हुई, अपना बैलेंस बरकरार न रख पाई। खुद को गिरने से बचाने के लिए उसका कॉलर थामा, मगर उसके साथ साथ असफन भी बेड पर हफ्सा के ऊपर आन गिरा। ये सब इतना अचानक हुआ कि दोनों ही नहीं संभल पाए। असफन हफ्सा की कलाई थामे उस पर गिरा हुआ था और लैपटॉप हफ्सा के हाथ से छूटकर बेड पर जा गिरा था। असफन प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुनने की कोशिश करो। मैं हफ्सा ने फिर से अपनी बात शुरू करना चाही, मगर असफन की उसकी कलाई पर होती सख्त गिरफ्त ने उसे कुछ भी कहने से रोक दिया था। उसकी सख्ती से हफ्सा के मुंह से सिसकी निकली, एक लफ्ज़ और नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे किसी भी झूठ पर मैं आंख बंद करके यकीन कर लूँगा? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, वो सख्त लहजे में बोला, मगर अपनी सख्ती से उसकी आंखों में आंसू देखकर असफत का दिल बेचैन हुआ था। वो उस पर यूं ही झुका उसकी आंखों में झांक रहा था। अपनी मौजूदा पोजीशन से बेखबर दोनों किसी और दुनिया में गुम हुए थे। दोनों के चेहरे बेहद करीब थे कि वो एक दूसरे की सांसें अपने चेहरों पर महसूस कर रहे थे। एक बार अपनी इस हफ्सा पर यकीन करके देखो अस्फी, जिस हफ्सा से तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत थी। वो नरमी से अपना दूसरा हाथ उसके रुखसार पर रखती बहुत मान से उसकी आंखों में देखते बोली, सिर्फ एक बार अपने इस दिल की सुन लो जो कभी मेरे लिए धड़कता था। उसका हाथ रुखसार से होता उसके चौड़े सीने पर आ रुका। उस वक्त दोनों की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। फन को लगा कि अगर कुछ देर और वो उसे ऐसे देखे गया तो सब भूल जाएगा, पर वो इतना जल्दी उसका दिया जख्म भूलना नहीं चाहता था, हरगिज़ नहीं। मोहब्बत की राह में उसको बीच में छोड़ने वाली वो थी, और वो उसे यूं ही माफ़ नहीं कर सकता था। मैंने पहले ही कहा था अपना वक्त बर्बाद मत करो, मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करने वाला। वो सीधा खड़ा होता बोला और उसके करीब पड़ा अपना लैपटॉप उठाकर फिर से अपनी पहले वाली जगह पर आन बैठा, जबकि हफ्सा न जाने कितनी देर उसी पोजीशन में लेटी छत को घूरती रही। तुम सही से नहीं समझा रहे हो ज़रार, इसलिए मुझे ये समझ नहीं आ रहा। वो रैन की झुंझलाई हुई आवाज़ पर अपनी स्टडी की जानिब कदम बढ़ाते उसके कदम रुके थे। उसने लाउंज में झांका तो सामने ही 2 सीटर सोफे पर बैठी वो नजर आई। उसके करीब ही उसका बॉडीगार्ड ज़रार मौजूद था, जो उस वक्त बैठा पढ़ाई में उसकी मदद कर रहा था। ये उसी का हुक्म था कि ज़रार पढ़ाई में उसकी हेल्प कर दिया करेगा, पर आज उसे यूं किसी और के पास बैठा हुआ देखकर मुस्तफ़ा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैम, पहले आपको सर मुस्तफ़ा हेल्प कर देते थे, इसलिए आपको मेरे पढ़ाने की समझ नहीं आ रही। वो बहुत अदब से बात करता था उससे, ये मुस्तफ़ा के ही ऑर्डर थे। उसके मुंह से मुस्तफ़ा का नाम सुनकर हुरैन ने अपने लब भींच लिए। उस दिन के वाक़ये के बाद से वो उससे नाराज़ थी। जिस बेदर्दी से उसने उसको खुद से दूर किया था वो भूल नहीं पाई थी। मैम, क्या हुआ, खामोश क्यों हो गए? उसको खामोश देखकर ज़रार ने उसे मुखातिब किया। अपने जिक्र पर हुरैन की खामोशी को दरवाजे में खड़े मुस्तफ़ा ने बखूबी महसूस किया। तुम जाओ ज़रार, आज की तुम्हारी ड्यूटी ख़त्म हो गई, मैं हुरैन को खुद पढ़ा दूंगा। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, मुस्तफ़ा की आवाज़ पर उसने गर्दन मोड़ कर देखा, जो उसके सोफ़े के करीब ही खड़ा था। उसका गार्ड हुक्म मिलते ही वहाँ से चला गया। अब उस वक्त लाउंज में सिर्फ वो दोनों मौजूद थे। लाओ दिखाओ मुझे, क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हें? वो उस 2 सीटर सोफे पर उसके करीब बैठते हुए बोला और टेबल पर पड़ी उसकी बुक को उठाकर देखने लगा। शुक्रिया, रहने दीजिए आप, मैं खुद ही समझ लूँगी। वो नाराज़गी से कहती अपनी जगह से उठने लगी, जब वो उसकी नाजुक कलाई अपने मजबूत हाथ में थाम चुका था। बैठ जाओ हुरैन, जब मैं कह रहा हूँ कि समझा दूंगा तो। इस बार उसके लहजे में सख्ती दूर आई, और वो झटके से इस बार उसे अपने बेहद करीब बिठा चुका था। उसके मजबूत हाथ की पकड़ वो अपनी कलाई पर महसूस करके हुरैन के दिल की धड़कनें बेतरतीब हुई। ऊपर से उसकी इतनी कुर्बत उसकी जान हवा होने लगी थी। उसे अपने दिल पर गुस्सा भी आया, जो ज़्यादा वक्त तक उससे नाराज़ नहीं रह सकता था। अभी मेरा पढ़ने का मन नहीं, मैं बाद में समझ लूँगी, वो उससे नज़रें चुराती बोली। उस दिन वाली उसकी गुस्ताखी याद आई तो चेहरा यकदम शर्म की वजह से टमाटर की तरह लाल हुआ। मन नहीं है या मुझसे नहीं पढ़ना चाहती? वो उसकी बुक टेबल पर रखता उसे बाजू से थाम कर खुद के मज़ीद करीब कर चुका था। अब उन दोनों के दरमियान फासला ना होने के बराबर था। वो चाहे कितनी कोशिश करता उससे दूर रहने की, पर वो अपने दिल को नहीं समझा सकता था। वो जो सिर्फ उसके करीब रहना चाहता था। हुरैन जो पहले उसके इतने करीब आने पर घबरा रही थी, उसके जिस्म से आती मर्दाना परफ्यूम की खुशबू अपने चेहरे पर पड़ती, और अपने चेहरे पर पड़ती उसकी गर्म सांसों से उसकी पेशानी अर्क आलूद होने लगी थी। आपने बोला था आपसे दूर रहने के लिए, इसलिए
वो अपनी बिखरती सांसों को संभालती बमुश्किल बोल पाई। उसकी बात पर मुस्तफ़ा मुस्कुराया और मज़ीद उसके करीब होते अपना चेहरा उसके बालों में छुपाया। उसके इस रद्द अमल पर हुरैन अपनी जगह साकित बैठी रह गई। उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करके हुरैन ने सख्ती से अपनी मुट्ठी भींची। उसे लग रहा था वो सांस लेना भूल गई है। टांगों में कपकपाहट सी होने लगी, मगर वो हुरैन की हालत से बेखबर उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाए उसके बालों से आती खुशबू को अपने अंदर उतार रहा था। तुमने आज शैम्पू चेंज किया है, अलग खुशबू है ना? उसके जवाब को नज़रअंदाज करते हुए उसके बालों में अपना चेहरा छुपाए गंभीर लहजे में बोला। अभी भी उसी पोजीशन में बैठा वो उसकी जान निकाल रहा था। वो दोनों ही शायद भूल गए थे कि वो किस बारे में बात कर रहे थे जब वो ऐड देखकर नया ऑर्डर किया था। उसका सवाल हुरैन की तवक्को से परे था। ऊपर से उसका गंभीर लहजा हुरैन की धड़कनें मजीद तेज कर गया। उसका सवाल हुरैन की तवक्को से परे था। ऊपर से उसका गंभीर लहजा हुरैन की धड़कनें मजीद तेज कर गया। वो अपने खुश्क लबों को तर करती बमुश्किल बोल पाई। हुरैन का जवाब सुनकर वो उससे दूर हुआ और अब उसके दोनों हाथों को थाम कर उनकी खुशबू को खुद में उतारने लगा। उसके मजबूत हाथों में उसके नाजुक हाथ कपकपा कर रह गए। वो हैरानी बेयकीनी किसी कैफियत में बैठी उसकी हरकतें नोट कर रही थी। वो जो खुद को उससे दूर करता था आज खुद उसके करीब आ रहा था। तुमसे पहले जैसे ही खुशबू आ रही है, मतलब बॉडी वॉश चेंज नहीं किया? वो अब अपनी गहरी काली आंखें उस पर जमाए बोला। न जाने उसकी नज़रों में ऐसा क्या था कि वो बुरी तरह खुद को जकड़ा महसूस कर रही थी। वो उसकी खुशबू भी पहचानता था, पर वो खुद उससे दूर क्यों करता था उसे, ये बात उसे तकलीफ़ देती थी। जी, ये चेंज नहीं किया। उसकी आवाज़ इतनी आहिस्ता थी कि अगर वो उसके करीब ना बैठा होता तो वो भी ना सुन पाता। गुड, तुम अपना पहले वाला ही शैम्पू यूज़ करो, ये वाला अच्छा है। मगर उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी थी। अब वो अपनी जगह से खड़ा होता उसको हिदायत दे रहा था। उसके उठते ही हुरैन को यकदम से खालीपन का एहसास हुआ। ठीक है, वो सर झुकाकर बस इतना कह पाई। और हाँ, आखिरी बात। वो जाते जाते यकदम पलटा और हुरैन ने इस बार नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा, जिसकी नज़रें टेबल पर मौजूद बुक पर जमी थी। तुम खुद के लिए बहुत अच्छा कर रही हो मुझसे दूर रहकर। अपनी बात कहता वो वहाँ रुका नहीं था और वहाँ बैठकर उसकी पुश्त को वो देखती रही। वो उससे पूछना चाहती थी कि क्या वो उसके लिए भी अच्छा कर रही है उससे दूर रहकर, मगर वो उसे कोई मौका दिए बगैर ही वहाँ से चला गया।